गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अपने चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री विषय के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है विलियन। अध्याय फर्स्ट का हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा आज का वो होगा अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो 1 में इसके हम लोग डिफिनीशन को देख चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, और इसके प्रकार का चर्चा कर चुके हैं, टाइप्स का चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स है। तो 4 टाइप्स का हम लोग 4 प्रकार का यहाँ पर चर्चा किए थे। ठीक है, सबसे पहले फिर से रिवीजन के तौर पर हम लोग कर लेते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर संख्या करता है? मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। यही आप क्या क्या कहता है? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। राइट। दूसरा हमारा था इसके प्रकार तो टोटल 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला था हमारा वाष्पदाब। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। वो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिला दिया जाता है, तो जो विलयन के वाष्पदाब में जो कमी आती है, जो डिक्रीजमेंट होती है या कमी जो भी कमी आती है, वहीं ही उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। राइट। मतलब कि यदि शुद्ध अगर हम लोग मान लेते हैं कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो विलयन में विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता। इसका एक डिफिनीशन भी हम लोग, इसका एक सूत्र भी आया था, फॉर्मूला भी हमारे पास आया था कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो कहलाता है क्या? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, जहाँ पी एस जो है, पी नोट जो है वो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। जो भी विलायक है उसका वाष्पदाब है पी नोट, और जो पी एस है वो है हमारा अवाष्पशील विलेय। मतलब अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो हमारा वाष्पदाब हुआ वो हो गया आपका पी एस। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, एक और चीज़ मैंने इसका की पॉइंट आपको बताया था कि क्या होता है कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन एक डैश है, तो क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। राइट। दूसरा हम लोग इसके दूसरी प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा किए थे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी को याद है? वो था क्वथनांक में उन्नयन। यही था हमारे पास, क्वथनांक में उन्नयन। मतलब कि अगर शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, मतलब जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, जो भी वृद्धि होगी वही हमारा क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग ने देखा था कि यदि मान लेते हम लोग विलायक का क्वथनांक जो है वो टी नोट है। ठीक है, और विलियन का क्वथनांक जो है वो T2 है। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, मतलब क्वथनांक में जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा T2 माइनस टी नोट। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन होगा। मैंने आपको बताया था क्वथनांक में उन्नयन का मतलब तात्पर्य होता है समझने के लिए कि क्वथनांक में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, होप शो आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे जो आज डिस्कस करेंगे, आगे जो हमारा पॉइंट है, आगे जो आज वीडियो को शुरुआत हम लोग करते हैं वो करेंगे आपको तीसरे प्रकार से। ठीक है, तीसरे प्रकार से हमारा क्या है? इसमें तीसरा प्रकार है हमारे पास हिमांक
हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अब ये हिमांक में अवनमन क्या है, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा हम लोग का प्रकार देख रहे हैं हम लोग, हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होता है कि जब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, कम रहता है। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम रहता है। अतः विलायक का जो हिमांक होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। राइट। तो हिमांक में जो उत्पन्न यह जो कमी होती है, मतलब हिमांक में जो ये उत्पन्न कमी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। राइट। कैसे, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, लाइन पेपर लीजिए, यहाँ समझते हैं क्या है हिमांक में। इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको ये नोट करके रखना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसलिए हिमांक में अवनमन, ठीक है, इक्वल टू, ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, K इंटू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। ये है हमारा इसका डिफिनीशन। ठीक है, आप इसको समझिए, आप इसको अच्छे से समझिए कि ये क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वह विलायक के वाष्प दाब से हमेशा ही कम होगा। जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होगा। अतः विलायक का जो हिमांक होगा वो हमेशा क्या होगा, कम हो जाता है, मतलब हमेशा कम रहता है। ठीक है, ये एक डिफिनीशन हो गया इसका। इसको जो सूत्र के रूप में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि हिमांक में अवनमन जो है, हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा TF से डिनोट करते हैं, डेल्टा TF। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू K इंटू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। ठीक है, जहाँ K जो होता है वो मोल अवनमन होता है। ठीक है, मोल अवनमन स्थिरांक होता है। ठीक है, स्मॉल w जो हुआ वो हमारा होगा विलय का भार होगा। ठीक है, और स्मॉल m जो होगा वो विलय का अनुभार है। स्मॉल m जो है वो क्या है, विलय का अनुभार। स्मॉल w जो है वो हमारा क्या है, विलय का भार है। और जो ये कैपिटल W है वो हो गया विलायक का भार हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नोट के रूप में आपको है, आप पहले इसको देखिए और इसको नोट कीजिए और फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। चलिए वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, 1 मिनट के लिए रोकिए और इस चीज़ को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए। होप शो आपने ये टॉपिक जो हिमांक में अवनमन है इसको अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। आप इसको 1 से 2 बार आप इस चीज़ को पढ़ना है, आपको समझने की कोशिश करना है कि ये डिफिनीशन हमारा एक्चुअली कह क्या रहा है। ठीक है, हमारा ये डिफिनीशन बहुत ही इजी रूप में है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ये हमारा कह रहा है कि हिमांक में जो अवनमन है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा ही क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, हमेशा ही क्या होता है, कम रहता है। अतः विलायक का जो हिमांक है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। और हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। राइट। ठीक है, जिसको 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 आपको समझने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा TF। ठीक है, ऐसे लिखेंगे डेल्टा TF, कोई दिक्कत। इक्वल टू के यहाँ पर मोल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, इंटू W अपॉन M इंटू 1000 बटा कैपिटल W, जहाँ कैपिटल W जो है वो विलायक का भार है, स्मॉल m जो है वो विलय का अनुभार है, स्मॉल w जो है विलय का भार है, और k आपको बता दिए स्थिरांक है, मोल स्थिरांक।
ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रकार में हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रकार के लिए फिर से आप यहाँ पर आ जाइए। चौथा प्रकार है हमारा, चौथा प्रकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, वो है परासरण, ठीक है, दाब, परासरण दाब। हो, ठीक है, क्या है ये परासरण दाब, उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा होता आपको समझना होगा, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड है आपका ये, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने किसी भी पेड़ के पत्ते को देखा होगा, जब पत्ते को देखते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग गौर से देखिएगा तो पत्ता आपको हरा हरा टाइप का, जो भी आपका पत्ता है जिस कलर का है, तो उस पत्ते के अंदर आप देखिएगा स्मॉल बहुत ही छोटे छोटे झिल्ली आकार की सारी चीज़ें एक परत जमी रहती है, लगी रहती है, ठीक है। वही जो झिल्ली होती है, ठीक है, परागम झिल्ली उसको बोलते हैं, अर्धपरागम में झिल्ली, ठीक है। ये आपको समझना होगा। तो ये जो पत्ता का जो लीफ, ये जो हमारा लीफ है, पत्ता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये पत्ता है एक, ठीक है, तो इसमें यही आपका क्या होता है, अर्धपरागम में झिल्लियाँ होती हैं, इसी टाइप का रहता है। ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो आपका होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपरागम में झिल्ली कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आप समझ लीजिए। अब हम आपको चौथा जो टॉपिक है, चौथा जो प्रकार है, ठीक है, वो आपको समझा रहे हैं, परासरण दाब, ठीक है। ये आपको समझिएगा क्या कर रहा है, इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए कि जब अर्धपरागम में झिल्ली द्वारा किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से ज़्यादा सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। मतलब जब अर्धपरागम में झिल्ली में जब कम सांद्रता का विलयन जो है वो ज़्यादा सांद्रता के विलयन की तरफ जाता है, प्रवाह होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। आपके पास जैसे मैंने ये मान लिया ये कम सांद्रता वाला है, ठीक है, यहाँ पर एक हो गया कम सांद्रता विलयन, ये एक विलयन हो गया जो कम सांद्रता का विलयन, ठीक है। ये एक हमारे पास है वो है अधिक सांद्रता का विलयन, अधिक सांद्रता विलयन, राइट। और ये जो होगा हमारे पास ये है अर्ध, ठीक है, परागम में झिल्ली, ठीक है। तो अर्ध परागम में झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जो प्रवाह होता है, जो गमन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका परासरण दाब कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, राइट। इस चीज़ को समझना है, एक और तरह से हम कह सकते हैं सेम चीज़ को कि विलायक के अणुओं का अर्धपरागम में झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाही जो होती हैं वो परासरण कहलाती है, ठीक है। आपको डिफिनीशन के रूप में अगर आपको और देखना है, अर्धपरागम में झिल्ली का भी डिफिनीशन मैंने लिख रखा है कि वे झिल्लियाँ जिनमें से होकर केवल विलायक के अणु का ही प्रवाह होता है वो अर्धपरागम में झिल्ली कहलाती है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि अर्धपरागम में झिल्ली है, मान लेते हैं हमारे पास जो ये अर्धपरागम में झिल्ली है, अर्धपरागम में झिल्ली है, ठीक है, इससे केवल और केवल विलायक के अणुओं का ही प्रवाह हो सकता है। क्या हो सकता है, विलायक के अणु का ही प्रवाह हो सकता है, केवल विलायक के अणु का ही प्रवाह हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्धपरागम में झिल्ली का डिफिनीशन के तौर पर कि वे झिल्लियाँ जिनमें से होकर केवल विलायक के अणुओं का ही प्रवाह होता है अर्धपरागम में झिल्ली कहलाता है, राइट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट इसके अंतर्गत आ सकता है कि इनमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार निकल सकते हैं। किसके, विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं, किससे, अर्धपरागम में झिल्ली से। विलेय पदार्थों का
अगर विलायक के अणु आर पार कर रहे हैं तो क्या जो विलेय होंगे उनके अणु आर पार करेंगे? तो नहीं, विलायक का केवल आर पार करेंगे, विलेय के अणु इससे आर पार नहीं हो सकते। राइट, केवल विलायक के अणु इससे आर पार हो सकते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं होंगे। राइट, गॉट इट। चलिए, इतने पॉइंट को आप लोग पहले यहाँ से लिखिए, फिर हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, आप इस चीज़ को देखिए और इसको समझिए। होप शो आपने लिख लिया होगा। अब आगे भी मैं इसको जस्ट नीचे कर देता हूँ, ये भी पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिए। वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास धुंधला बफरिंग टाइप का या जो अच्छा फिगर नहीं आ रहा है, अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी 720p में कर लीजिए और काफ़ी अच्छा ये आपको जो पिक्चर आपके ट्यूब पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा में आपको दिखाई देगा। चलिए, यहाँ से आपको इसका भी डिफिनीशन लिख लेना है। अर्धपरागम्य झिल्ली का भी मैंने डिफिनीशन काफ़ी अच्छे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि वे झिल्लियाँ जिनमें से एक होकर केवल विलायक के ही अणु क्या कर सकते हैं, आर पार कर सकते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ के अणु इससे आर पार नहीं करेंगे। राइट, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट है और निश्चित है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। होप शो आप लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग, फिर से ब्लैंक शीट पर आ जाइए आप। इसका कुछ महत्व है, वो मैं इसका चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ कि पराशरण दाब का जैविक महत्व, एक टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड है। पराशरण दाब का जैविक महत्व क्या है, इसका जैविक महत्व वो समझिए। पराशरण दाब का जैविक महत्व क्या है? पौधा जो होता है वो सभी जीव जंतुओं एवं पौधा और जितने भी सभी आपके जीव जंतु हैं उन सभी में क्या होता है, अनेकों मात्रा में, अनेक संख्या में कोशिकाएं होती हैं, उनसे ही मिलकर वो बने होते हैं। और इन कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं वो एक अर्धपरागम्य झिल्ली की तरह कार्य करती हैं। राइट, एक और आपका जो कोशिकाएं होती हैं वो आपका क्या होता है, इन कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं वो अर्धपरागम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है और यही झिल्लियाँ अपने में से जल का प्रवाह होने देती हैं। राइट, एवं प्रोटीन, एंजाइम आदि को रोक लेती है। मतलब प्रोटीन और एंजाइम को आप अपने पास रोक कर ये क्या करती हैं, आपका जल का प्रवाह होने देती है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जल का भूमि से पौधे की जड़ों की ओर और फिर पौधे की जड़ों से उनके तनों में प्रवाह परासरण के कारण ही होता है। राइट, जैसे हमारे पास अगर ये एक पेड़ है, हमने मान लिया ये जो हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी आपको समझना है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेड़ है, ये क्या है, हमारे पास भूमि से, मतलब ये हमारे पास ये क्या हो गया, भूमि, इसके नीचे का पार्ट हो गया। तो भूमि से पौधे की जड़ों को, मतलब यहाँ से जो हमारे पास जल है ये क्या होंगे, आपको नमी से मात्रा लेकर, जल की मात्रा लेकर जड़ें जो हैं वो अपने आप को सिंचित करेंगी। यहाँ से जल अपने आप, यहाँ से जड़ें क्या होंगी, नमी को सोखेंगी। ठीक है, H2O को सोखेंगी, जल को सोखेंगी और यहीं से ये हमें ये जल अपने आप को क्या करेंगी, तना के पास पहुंचाएगी जल। राइट, क्या होगी, पौधे की जड़ों से होगी, फिर पौधे की जड़ों को उनके तनों के प्रवाह के का मीन्स यही आपका फिर से अपनी जड़ें जो हैं वो क्या होंगी, इसके तना के पास, इसके पत्तियों के पास क्या होती है, जल का प्रवाह लेकर जाएगी। तो ये जो प्रेशर के थ्रू जा रहा है, यही प्रेशर, यही प्रवाह किसके फलस्वरूप होता है, परासरण दाब के फलस्वरूप
होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के फलस्वरूप होता है। ठीक है, कैसे? जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया गया और जड़ों के द्वारा ही तना के पास, पत्तियों के पास क्या हो रहा है? पानी का प्रवाह हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है। तो यह जो प्रवाह है, ठीक है, यह जो प्रवाह है मतलब यह जो जल प्रवाह हो रही है, इसी जल प्रवाह किसके फलस्वरूप होता है? पराशरण दाब के फलस्वरूप होता है। तो जैविक इसका महत्व मतलब जीव जगत में इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। किसका? पराशरण दाब का। राइट, आपको समझ में आ गया होगा होप्सो। ठीक है, एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, लास्ट टॉपिक है, वो है कि एक तो पराशरण दाब हो जाता है, एक होता है विसरण। ठीक है, आपको एक चीज़ और अंतर यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप कंफ्यूज कभी भी ना हो, विसरण और पराशरण। ठीक है, इसमें अंतर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो विसरण और पराशरण में क्या होता है? ठीक है, तो पराशरण अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। पराशरण में क्या होता है? अर्धपरागम में झिल्ली का होना होता है, मतलब पराशरण में अर्धपरागम में झिल्ली होगा, जबकि ये जो विसरण होगा वो क्या होगा? विसरण में अर्धपरागम में झिल्ली आवश्यक नहीं है। फर्स्ट आपको चीज़ जो आपको नोट करना है वो ये नोट करना है कि पराशरण में क्या होगा? अर्धपरागम में झिल्ली होगा। ठीक है, विसरण में क्या हो सकता है? झिल्ली नहीं भी हो सकता है। अर्धपरागम में जो झिल्ली होगा वो नहीं भी हो सकता है। राइट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हमारा डिफरेंस है कि पराशरण की प्रक्रिया केवल द्रव्य अवस्था में होती है। पराशरण जब भी होगा वो किस अवस्था में होगा? द्रव्य अवस्था में होगा, द्रव्य अवस्था में होगा। ठीक है, द्रव्य अवस्था में होगा। ठीक है, जबकि विसरण की जो प्रक्रिया होगी वो तीनों अवस्था में होगी। तीनों अवस्था में होगी, तो तीनों अवस्था कौन कौन सी है? ठोस, द्रव्य और गैस। राइट, ये तीनों अवस्था में होगी। क्या? विसरण की जो प्रक्रिया होगी, विसरण की जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी अवस्था में होगी? ठोस में भी होगी, द्रव्य में भी होगी और गैस में भी होगी, जबकि पराशरण केवल और केवल ठोस अवस्था में ही होता है। दो डिफरेंस हो चुके हैं आपके पास। तीसरा डिफरेंस की हम लोग चर्चा करें तो जो पराशरण में होता है, पराशरण में केवल, आपको ऑलरेडी बोले हम बताए हैं पराशरण में क्या होता है? पराशरण में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। किसकी अनुगति करते हैं? विलायक के। विलेय के अनुगति नहीं कर सकते। राइट, और विसरण में क्या होता है? विसरण में क्या होता है? विसरण में विलायक और विलेय दोनों के, विलायक प्लस विलेय। ठीक है, विलायक प्लस विलेय दोनों के अनुगति करते हैं। ठीक है, तो चार डिफरेंसेस हो गए। आपको मुझवानी याद रख सकते हैं, आपको याद हो गया होगा अभी। ठीक है, हम लोग यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। पराशरण, ठीक है, पराशरण में क्या हो रहा था? पराशरण में अर्धपरागम में झिल्ली होता है, जबकि विसरण में क्या होता है? विसरण में क्या होता है? आपका अर्धपरागम में झिल्ली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब आवश्यक नहीं है। दूसरा आपका पॉइंट था कि पराशरण की प्रक्रिया केवल क्या होती है? द्रव्य में होती है। पराशरण की प्रक्रिया क्या होती है? केवल द्रव्य में होती है। ठीक है, जबकि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है? आपका विसरण की प्रक्रिया क्या होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। राइट, तीसरा हमारा डिफरेंसेस था कि पराशरण में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। पराशरण में क्या होता है? विलायक के अणु भाग लेते हैं, विलायक के अणु भाग लेते हैं, और जबकि विसरण में क्या होता है? विलायक प्लस विलेय। ठीक है, विलायक प्लस विलेय। ठीक है, दोनों के अणु क्या होते हैं? भाग लेते हैं, गति करते हैं। राइट, तीन डिफरेंसेस हैं, तीनों आपको याद होना चाहिए। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट करेंगे पहले, तो आप इसको पहले नोट कीजिए। हमारे पास नोट किया हुआ यहाँ पर है, आप यहाँ पर नोट कीजिए। ये हम लोग अर्धपरागम में आप ऑलरेडी पहले लिख चुके थे। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। एक टॉपिक मैंने बताया था अभी आपको कि ये बताया था पराशरण दाब का जैविक महत्व, इसको आपको नोट करना है। इसको नोट कर लीजिए एक बार।
वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी को लिख लीजिए। यहाँ मैंने वही चीज़ बताया है कि कैसे पौधे की जड़ से पराशरण दाब के द्वारा ही, जड़ों के सहायता से ही आपका क्या होता है, जल जो है उसके तनों तक पहुँचती है, उसके अन्य भागों तक पहुँचती है। ठीक है, पराशरण दाब के फलस्वरूप यही प्रवाह जो है आपका क्या कहलाती है, पराशरण कहलाती है। राइट, वीडियो को पॉज करना है और इसको अच्छे से लिख लेना है अपने कॉपी पर। चलिए, होप शो आप लिख लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था विशरण और पराशरण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को आपको देखना है। मैंने पहला पॉइंट में यहाँ लिख रखा है कि पराशरण में अर्धपरागम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। किसका होना जरूरी है? अर्धपरागम्य का। ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। जबकि विशरण में क्या है आपका, अर्धपरागम्य का झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राइट, दूसरा जो हमारे पास है वो है पराशरण की प्रक्रिया केवल द्रव्य अवस्था में होती है। किस में होती है? देखिए, केवल द्रव में होती है। जबकि विशरण की प्रक्रिया में तीनों होते हैं, ठोस भी होते हैं, द्रव्य भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ठीक है, या मतलब तीनों अवस्थाओं में हो सकता है विशरण की प्रक्रिया। राइट, थर्ड जो अंतर है वो ये है कि पराशरण केवल विलायक में के अणु ही गति कर सकते हैं। किसके अणु गति कर सकते हैं? विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं। जबकि विशरण में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक दोनों के अणु गति कर सकते हैं। ठीक है, विलेय प्लस विलायक दोनों के अणु क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए अच्छे से। चलिए, होप शो आप लिख लिए होंगे और अंतर भी समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, इतना ही हमको इसको देखना है। ठीक है, हमने आज आपको केमिस्ट्री विषय के पहले चैप्टर, जो हमारा ये पहला चैप्टर है आपका विलयन, ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। पूरी टॉपिक इसकी हमने आपको यहाँ पर देख ली। ठीक है, इसका एक एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, एक एक पॉइंट जो है वो देख चुके हैं। क्या क्या हम लोग देखे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन क्या था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समान मिश्रण होता है, यही हमारा क्या होता है, विलयन कहलाता है। तो विलयन पॉइंट हम लोगों ने देखा। विलयन में 2 घटक होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जल में चीनी की मिश्रण, यही यहाँ पर क्या होता है, मिश्रण विलयन कहलाता है। जल में जब हम लोग मान लीजिए चीनी मिलाते हैं, 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे, एक हमारे ग्लास के बोतल में अगर हम लोग 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं और उसको अच्छे से मिला लेते हैं, तो ये जो मिश्रण हमको प्राप्त हुआ, ये विलयन हमारा, ये विलयन है। मतलब विलयन प्राप्त होता है। विलयन में 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं बताइए? पहला होता है विलेय होता है और दूसरा होता है विलायक। विलेय पहला और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, विलेय किसे कहते हैं? विलेय हम लोग कहते थे विलयन का वह घटक जो विलीन हो जाता है, अर्थात जो घुल जाता है। जैसे अगर जल में हम लोग चीनी मिलाते हैं तो चीनी क्या होगा, जल में अच्छे से पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो जो पूर्णतः घुल जाता है वो विलेय है। विलायक मतलब वह उसकी क्वांटिटी जो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जिसमें वो घुलते हों। मतलब विलयन का वह घटक जिसमें विलेय क्या होता है, घुल जाता है। जैसे चीनी और पानी में क्या होता है, तो पानी के अंदर चीनी घुल जाता है, तो आपका क्या हो गया कि आपका जल जो हो गया वो क्या हो गया, विलायक हो गया। राइट, ये देखे थे हम लोग। फिर एक टॉपिक आपको आगे देखे थे, आपका संतृप्त विलयन देखे थे, और संतृप्त विलयन का हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर विलेयता का चर्चा किया था, मोलरता के बारे में देखे थे, मोललता के बारे में देखे थे। ठीक है, मोललता और मोलरता में हम लोग डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी में दोनों में हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंस देखा था। ठीक है,
फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट का, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने देखा था, वो था हेनरी। ठीक है, हेनरी का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में जाइए, लेक्चर वीडियो 3 था, तीसरा नंबर वीडियो है हमारा, आप उसको जाइए और अच्छे से देखिए। हेनरी के नियम को हम लोग देखे थे, महत्वपूर्ण उसके टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखे थे। फिर दूसरा हमारे पास एक और आया था, क्या आया था बताइए, राउल्ट का नियम आया था। राउल्ट का नियम आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम देखने के बाद हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंसेस के रूप में भी देखे थे कि क्या क्या यूजेस है दोनों का। फिर हम लोगों ने मूल प्रभास को देखा था, मूल अंश देख जिसे हम लोग कहते हैं, मूल प्रभास और मूल अंश दोनों ही हमारा क्या है, एक है। एक और पॉइंट हमारा छूट रहा है, वो हम लोगों ने देखा था आदर्श विलयन, आपको याद होगा आदर्श विलयन, आदर्श विलयन को देखा था। ठीक है, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, वह क्या कहलाता है, आदर्श नियम कहलाता है। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा था अनादर्श विलयन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उन दोनों के गुण भी हम लोगों ने, प्रॉपर्टी भी देखा था, और दोनों में अंतर भी देखे थे, डिफरेंसेस भी देखे थे आदर्श विलयन और नॉन आदर्श विलयन में। फिर हमारा जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म का डेफिनेशन हम लोग देखे हैं और उसके प्रकार देखे हैं। 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा था हिमांक में अवनमन, और लास्ट था परासरण दाब, जिसका चर्चा हम लोग अभी इस वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा। आई थिंक ये 6ठा वीडियो है, वीडियो 6 है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर को, इस पॉइंट को देखें। तो टोटल हमारे पास जो है, टोटल चैप्टर अध्याय फर्स्ट का टोटल जो वीडियो हो, 6 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त किया है, समझा है, और काफ़ी डिटेल में समझा है, काफ़ी अच्छे से समझा है। इन पॉइंटों में, जो भी पॉइंट में, जिस भी टॉपिक में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप उससे रिलेटेड वीडियो जाइए और देखिए, और यकीन मानिए आप जब भी रिवीजन करना हो तो जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे आपको समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो उसको आप वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर लाइव मैंने देखा, समझाया है। ठीक है, उसके बाद नोट्स कराया, उसके बाद नोट कराया। तो आप होप सो आप देखेंगे ऐसा, अपने नोटबुक को उसको रिवीजन कीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाया हुआ, आप उस ग्रुप में आइए, उस ग्रुप से जुड़िए और उस ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछिए, और मैं उसका निश्चित रूप से आपका आंसर दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग आज समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा, बताइए क्या है नया चैप्टर, किसी को याद है? बुक वगैरह आप लोग कभी खोला कीजिए। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2, ठीक है, वो है विद्युत रसायन। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर, विद्युत रसायन। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में विद्युत रसायन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे उसको समझेंगे। लेकिन पहले आप चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और आप इसको, कहीं भी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको हम मेरे सामने आप पूछिए। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझा पाए। राइट, ये हमारा एंड हुआ। ठीक है, अध्याय फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट हमारा विलयन आज इस वीडियो में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा आप लोग ग्रुप में डिस्कस कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।